अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे सावल यार पिया के आखिरी 2 एपिसोड के बारे में, यानी लास्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 39 और 40 के बारे में। तो ड्रामा जो है वो कोर्ट रूम तक पहुँच गया था और इसके अंदर पिया जो हैं वो हार रही थी बुरी तरीके से और उनके जो लॉयर हैं नैयर एजाज वो पूरी कोशिश कर रहे थे सिंसेरिटी की तरह के साथ इनका केस लड़ने के लिए। लेकिन जो सेठ दाऊद थे उर्फ मूसा जवारी, वो अपने साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, महँगा और एक वेल नोन लॉयर लेकर आ गए थे, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दीपक परवानी। और जो ड्रामे का स्टार्ट हुआ 39 तो 40 एपिसोड्स के अंदर वो ये कि जी अ, अलियार जो हैं यारी, जो फिरोज़ खान हैं वो अचानक कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होते हैं और एक पुरानी इंडियन फ़िल्म के अंदाज़ में कहते हैं कि ठहरिए जज साहब, मैं आपको असली जो एविडेंसेस हैं वो आपको पेश करता हूँ। और वो आके उनको जो है वो एक गवाह लेकर आते हैं अपने साथ, जो कि एक मौलवी साहब होते हैं। और वो मौलवी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं उस वक़्त बच्चा था जिस वक़्त मैंने देखा था कि इस तरीक़े से एक सक्खर के जो भी इलाका था उसके अंदर एक जुए का अड्डा था। उसको ये आदमी जो अब सेठ दाऊद बना बैठा है, ये मूसा के नाम से वहाँ एक वो अड्डा चलाता था। और वहाँ पर ये साहब जुआ खेलने के लिए आए, असलम मैकेनिक जो थे। और क्योंकि हमने वो एपिसोड्स देखे हैं, मौलवी साहब को शायद पता नहीं था कि असलम मैकेनिक गए अपनी मर्ज़ी से थे वहाँ जुआ खेलने के लिए, रोक उनको वहाँ मूसा जवारी ने लिया था। तो कंप्लीटली इनोसेंट मासूम तो वो भी नहीं थे, लेकिन वो प्ले यही कर रहे हैं कि ये एक बहुत मासूम और शरीफ आदमी है। और जब वो अदालत मौलवी साहब की गवाही सुनती है और मौलवी साहब कहते हैं कि जी मैं झूठ क्यों बोलूँगा, क्योंकि मैं तो एक मदरसा चलाता हूँ। अब ये तो कितनी अच्छा सर्टिफ़िकेट है कि एक आदमी अगर मदरसा चलाता है तो इसका मतलब ये है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। फिर वो एक पिक्चर दिखाते हैं जो उन्होंने ड्रामे में शो नहीं की, जो अपैरेंटली उनके अम, असलम मैकेनिक की शादी की पिक्चर थी, जिसके अंदर असलम मैकेनिक की बेगम यानी पिया की असली वालदा और ये जो मौलवी साहब हैं इनकी वालदा जो वहाँ पर मिडवाइफ दाई का काम कर रही थी, वो उस तस्वीर के अंदर मौजूद थी। यानी कि ये साहब जो है ऑथेंटिक है। एक तस्वीर ऐसी जो वो दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ऑथेंटिक आदमी है। आई डोंट नो कि हाउ एक तस्वीर ये प्रूव करती है कि ये आदमी कह रहा है कि ये मेरी अम्मा है, जिसको किसी ने नहीं देखा। दूसरी जो है वो पिया की अम्मा है, जिसको किसी ने नहीं देखा। और ये मौलवी साहब जो हैं ये उस तस्वीर के अंदर मौजूद हैं या नहीं है, बहरहाल होती है तो बच्चे होंगे, तो ये भी कोई प्रूफ नहीं कर रहा है इनकी आइडेंटिटी कि ये वो हैं कि नहीं है। लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं कि जी मैं ही वो बच्चा हूँ जो जाके इसको बुलाते हैं असलम मैकेनिक को कि भाई तुम जुआ मत खेलो। लेकिन जो सेठ मूसा होता है उस ज़माने का जुआरी, वो उनको ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे बिठा लेता है और ये जुआ खेलते रहते हैं और इस वज़ह से इनकी बीवी जो है वो मर जाती हैं। जज साहब जो हैं ये बात सुनते हैं। दूसरी तरफ फिरोज़ खान कोई अखबार शायद लेकर आए होते हैं जिसके अंदर सक्कर के अंदर उस वक़्त जब ये जुए के अड्डे पे रेड पड़ी होती है उसकी तस्वीरें होती हैं। उनको देख के अदालत जो है वो ये बगैर फोरेंसिक कराए इस बात पर यकीन कर लेती है कि फिरोज़ खान क्योंकि जिस आदमी के खिलाफ मुकदमा हुआ है उसके सगे बेटे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सच ही कह रहे होंगे। तो कानून तो यहीं पर आरआईपी हो गया, मतलब रेस्ट इन पीस हो गया कि हर किस्म का सबूत जब अदालत में पेश किया जाता है तो उसको अदालत उसकी पूरी जाँच-पड़ताल करती है, पूरी तहकीक होती है। फोरेंसिक जो कहलाता है कि ये जाली है, असली है, मतलब अखबार तो कोई भी छाप के ला सकता है, तस्वीर कोई भी ला सकता है। लेकिन चलें, ड्रामा था, तो हम कहते हैं कि चलो ड्रामे के अंदर कुछ भी हो सकता है। किसी किस्म के सबूत मिल गए और ये आदमी जो है झूठा साबित हो जाता है। अब ये होता है कि सामल जो है वो दूल्हा बन के और बारात लेके पिया के घर आए। पिया जो है वो हीरोइन दुल्हन बनी बैठी हैं और उनको आके उनकी सहेली जो लुबना थी वो कहती है कि तुमसे नीचे मिलने के लिए जो है वो यारी आया है। ये भागती-दौड़ती नीचे पहुँची तो पता चलता है सावल खड़े हुए होते हैं। सावल एक लेक्चर देते हैं लंबा और कहते हैं कि भई इनके दिल में तो एलआईआर बसा हुआ है और शादी ये मुझसे करने चली हैं और वो इनके अब्बा को भी शट अप कर देते हैं कि आप भी चुप हो जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए। और उसके बाद सावल इनको लेके यारी जो है वो बीच पे बैठे हुए होते हैं, लाइटें-वाइटें जलाए, आग लगाए, अल्लाह जाने क्या बैठे होते हैं, क्यों सोच रहे होते हैं। खैर पिया वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ जाके सावल जो है वो इनका हाथ उनके हाथ में देके और आँसू पोंछते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो बहुत ही अगर आप इसको कह दें कि एक फ़िल्मी कहानी थी, तो वो बात सही होगी। कुछ एक्शन भी था इसके अंदर, साँवल की जो एक्टिंग थी साँवल के कैरेक्टर की वो बहुत अच्छी थी। गेटअप भी बहुत अच्छा था, सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने कैरेक्टर से किसी वक़्त भी बाहर नहीं आया, वरना अमूमन ये होता है कि जब लोग किसी और ज़बान का या कोई और एक्सेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं डायलॉग्स में भूल जाते हैं कि हम कौन-सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और हमारा एक्सेंट ये नहीं, ये था। लेकिन सावल ने जो है वो कंप्लीटली एक्सेंट याद रखा और हर डायलॉग में उसने उसको फ़ॉलो किया। सिर्फ़ जो चीज़ मुझे पर्सनली फ़ील हुई वो ये कि एंड की किस्तों के को जो इन्होंने ड्रैग करके बहुत ज़्यादा खींचा है, वो बहुत अननेसेसरी था। जो पिया के सारे केस का मामला था, वो इतना ज़्यादा उन्होंने इसको खींच लिया कि ऐसा महसूस होने लगा कि ना अब इस ड्रामे को देखना बंद कर दें। यानी आप ड्रामा खोलें, आप उसको 2 टाइम्स स्पीड पे लगाएँ, फ़ास्ट फॉरवर्ड देखें, अच्छा भी कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ें। आखिरी किस्त आई तो उसको भी उन्होंने उस तरह तो नहीं घसीटा,
जिस तरीके से और मज़ीद ड्रामों की वो पॉज़ दे के और खामोशी के साथ और फ्लैशबैक्स के साथ करते हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो है वो ड्रामे की जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी, वहाँ तक बेइंतहा ड्रामे को खींच-खींच के इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक का लूज़ कर दिया कि अब आप कहते हैं कि भाई हमें नहीं देखना। खत्म करो, जब आखिरी किस्त आएगी तो देख लेंगे। मौलवी साहब एक बहुत मेन कैरेक्टर थे जिनको गवाही दिलवाने के लिए लाए थे, तो आई डोंट नो व्हाई इनको कोई यंग मौलवी नहीं मिला पूरे पाकिस्तान के अंदर कि ये एक आदमी के मुँह पे नकली दाढ़ी चिपका कर लेकर आ गए, उनको मौलवी बना के, इसकी क्या ज़रूरत थी? दीपक परवानी वाज़ अ वेरी गुड एडिशन। बहुत अच्छा इज़ाफ़ा था ड्रामे में दीपक परवानी की जो अपीयरेंस थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इस बेकार से 2 किस्तों के या 3-4 किस्तों के कैरेक्टर के लिए दीपक परवानी लेने की क्या ज़रूरत थी? किसी भी आदमी को खड़ा कर देते और वो ये कैरेक्टर जो था केस हारने का वो प्ले कर लेता। ओवरऑल ड्रामा अच्छा था जब तक स्टार्ट हुआ था, लेकिन आगे जाके ड्रामा बहुत बकवास हो गया था, ख़ास तौर पे इसके आखिर की कुछ किस्तें, अगर ये इसको कम से कम 10-15 एपिसोड पहले बंद कर देते तो ये बहुत सुपर डुपर हिट चीज़ बन जाती, लेकिन अब इन्होंने इसका मज़ाक बनवा दिया। प्रॉब्लम असल में यही होता है कि जब ड्रामे को इतना ज़्यादा ड्रैग कर लेते हैं ना, तो फिर लोग उसमें कीड़े निकालने लगते हैं, जैसे हम कीड़े निकाल रहे हैं। वरना यही था कि जब शुरू की पहली एपिसोड आई थी, आपने देखा यार क्या ज़बरदस्त गाना है, ज़बरदस्त ओएसटी है, सावन का ये लुक है, ऐसे ग्लासेस उसने पहने हुए, मतलब वो बना हुआ जाहिल आदमी था। मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई फैशन ट्रेंड कर रहा था या वो ये, होगी, कुछ फॉलोइंग उसकी ऐसी होगी जो लोग करेंगे, लेकिन वो जिस लेवल का आदमी बना था, उस लेवल के हिसाब से उसका जो फैशन-वैशन था वो ठीक था। एक्सेसरीज़ भी अच्छी थी, सब कुछ था। लेकिन आगे जाते-जाते आपने उस ड्रामे को इतना खींचा कि मेन स्टोरी से और मेन कैरेक्टर्स से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, नज़र हट गई। अब आप बेकार के कीड़े चुन रहे हैं उसके अंदर बैठ के ना, आपको लगा यार ये हीरोइन क्या बकवास कर रही है, पीछे तौलिया ऐसा लटक रहा था, सोफ़ा ऐसा था, इन चीज़ों के ऊपर लोगों की नज़र जाने लगती है। अगर जल्दी खत्म कर दिया करे ना, तो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट नहीं हुआ करे, ये लोग अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। तवज्जो मेन कहानी से हटा के बेकार की चीज़ों के ऊपर डाल देते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर अदालत में गवाह का ये कहना कि क्योंकि निसार चरसी था, वो साथ है सेठ मूसा के, तो देख के कोई भी पहचान ले कि ये वही आदमी, ये भी बहुत एब्सर्ड सी बात थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, वो ये कि देखें सावल ने तौबा कर ली, उसने सोच लिया कि मैं अच्छा आदमी बन जाऊँ, उसके साथ जितने भी उसके लौंडे लपाड़िए थे, सबने यही सोचा कि हम जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी शुरू करें। दैट डज़न्ट मीन कि सावल ने जो पिछले गुनाह और जुर्म किए थे, वो माफ़ हो जाएँगे। गुनाह से मुराद जुर्म है, ठीक है ना? मैं अल्लाह की अदालत की बात नहीं कर रही, मैं एक कानूनी अदालत की बात कर रही हूँ, वो नॉर्मल एक पाकिस्तान में जो अदालत है, तो अच्छा एंड ये होता कि सावल अपने चीदा-चीदा लड़कों के साथ खुद आके अपनी गिरफ्तारी देता और अदालत के अंदर ही एलआईआर के हाथ में सफिया का हाथ देता चला जाता। ये जो इन्होंने इसके अंदर बेवकूफ़ी की बात करी है कि वो घोड़े पे बैठकर आ गए, दूल्हा बनकर आ गए, ही हा एक तो इन्होंने नेक्स्ट एपिसोड जो होती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा दिखा दिया था शादी को कि साफ पता चल गया था कि इतनी ज़्यादा इन्होंने पिया की और सावल की शादी दिखा दी इतनी लंबी, कि उसी से पता चल गया था कि इन दोनों की तो आपस में शादी होने नहीं वाली। लेकिन मेरा पर्सनल ख़्याल ये है कि उस वक़्त ये ज़्यादा बेहतर होता कि अदालत में ही एंड हो जाता। ये शादी-ब्याह का सीन नहीं होता। बाद में ये एंडिंग के लिए कि अगर इनको हीरोइन को अच्छा-सा तैयार करके दिखाना था ग्लैमरस सा, तो ये हो सकता था कि ये अदालत में खड़ा होता, कहता ठहरिए जज साहब, जैसे एलआईआर ने कहा था ऐसे ही कहता कि मैं भी आज अपने गुनाह कबूल करना चाहता हूँ और मैंने अपने चेलों के साथ जो है वो ये गिरफ्तारी दे दी है। तो ये खलनायक स्टाइल के अंदर गिरफ्तारी देते और हीरो बन के एलआईआर का हाथ जो है पिया का हाथ एलआईआर के हाथ में देते और कहते कि जी मैं जा रहा हूँ, शामिल चले जाते पुलिस के साथ झूमते हुए चश्मा लगा के, और पिया जो होती वो हैरान परेशान होके खड़ी हुई देखती और फिर ये बैकग्राउंड में दिखा देते कि भई उन दोनों की शादी हो रही है या जो भी हो रहा है। और कई साल गुज़र गए हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ें ये बन गई हैं, क्योंकि उनको एक फेमिनिस्ट किस्म का ये लेक्चर देना था कि मैं पहले तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, तो वो ये शादी के बाद भी कर सकती हैं, जब वो अलाया इनके पीछे इतना-इतना फिर रहा है, तो वो इनको तालीम भी मुकम्मल करने देगा। आई डोंट नो कि उन्होंने ये जो शिक रखी कि मैं पहले तालीम मुकम्मल करूँगी, उसके बाद मैं शादी करूँगी, नो हार्म, लेकिन ये अननेसेसरी डायलॉग्स थे, फोर्स्ड थे, बिला वजह ठूँसे हुए लग रहे थे, ये फेमिनिज़्म वाला जो एक आजकल चीज़ चल रही है, बिला वजह ठूँसने की कोशिश की गई है। ये भी दिखाया जा सकता था कि इनका लास्ट सेमेस्टर है और 6 महीने के बाद इनकी शादी हो रही है, दुल्हन बने हुए, इनको फिर भी दिखाया जा सकता था। तो वो चीज़ थोड़ी-सी अनरियलिस्टिक लगी और श्यामल को अगर दूल्हा बना हुआ दिखाना था, तो ये ख्वाब भी दिखा सकते थे कि कोई आदमी जो है वो ख्वाब देख रहा है या सोच रहा है या कुछ तरह की चीज़। ओवरऑल ड्रामे में जो सबसे अच्छी एक्टिंग थी वो अहमद अली अकबर की थी। मैंने पहले भी तज़किरा किया कि गेटअप, एक्सेसरीज़, एक्सेंट, मैनरिज़्म, बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ उसकी बहुत अच्छी थी और उसके बाद फ़िरोज़ खान की भी एक्टिंग एंड में आके अच्छी हो गई थी। शुरू में फ़िरोज़ खान काफ़ी वेस्ट हुए हैं। इसकी सारी की सारी एपिसोड्स के अंदर जब वो यूनिवर्सिटी के सीन्स थे, जिसमें ये जा रहे थे और आ रहे थे, लेकिन बाद में फ़िरोज़ खान जो है उनकी एक्टिंग जब ख़ास तौर पे उन्होंने ये करना शुरू किया है कि अपने अब्बा के खिलाफ मैं तहकीक कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छा था। उसमें फ़िरोज़ खान की एक्टिंग अच्छी थी, हालाँकि उनका दोस्त उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा यंग लग रहा था। दोस्त ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी। मेरे ख़्याल में वो कोई नया लड़का है क्योंकि मैंने अब तक उसको किसी ड्रामे में नहीं देखा। हो सकता है किसी ड्रामे में उसने कोई कैरेक्टर प्ले किया हो, लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और डायलॉग डिलीवरी जो है ना वो नो डाउट उसकी बहुत अच्छी थी, वरना अमूमन
जो दोस्त वोस्त टाइप के लोग ले लेते हैं ना, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत खराब होती है। इसी तरीके से सावल का जो दोस्त बना था लड़का, वो तो खैर पुराना एक्टर है, बहुत ड्रामों के अंदर आता है, तो इसलिए उसकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी, उसने अच्छा जो है कैरेक्टर प्ले किया। पिया की जो अम्मा बनी हुई हैं, वो बिल्कुल बिला वजह थी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक पूरी औरत को लेके ड्रामे में जो आई थिंक इरम नाम है उनका, उनको लेके जिस तरीके से वेस्ट किया है कि वो दरवाज़ा खोल रही हैं, घंटी बज रही है, जा रही हैं, आ रही हैं, पिया की तारीफ़ें कर रही हैं, चाय और समोसे ला-ला के रख रही हैं, उनका सिर्फ़ यही काम था। जो हमारे यहाँ इतना फेमिनिज़्म और फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा बनाने की जब कोशिश करते हैं कि वो हक़ के लिए खड़ी हुई हैं और वो मज़बूत हैं और ये है और वो है, एंड में भी वो कह रही हैं कि मैं किसी की मलकियत नहीं बनना चाहती, मैं तो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ, जो वो एक बकवास पिया ने करी एंड में। डायलॉग बहुत बकवास थे और निकाह और शादी एक हमारे लिए मुक़द्दस चीज़ें हैं। हमारे मज़हब में उसकी अहमियत है। निकाह करने के लिए कहा गया है, तो उसको ये कहना कि निकाह करके आप किसी की मलकियत बन गए और ये वो, तो ये बिल्कुल एब्सर्ड डायलॉग थे, फ़ज़ूल थे, ख़ासे बकवास थे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये शराफ़त से कहती हैं कि मैं अपनी डिग्री पूरा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं डिग्री करके अपना करियर बनाऊँ। और क्योंकि आजकल तो यही प्रॉब्लम है कि हर औरत को ये डर है कि जी कल को मुझे डिवोर्स हो जाएगी, क्योंकि उनको अपनी हरकतें खुद पता होती हैं। और ये कि मियाँ मर जाएगा, तो इस वज़ह से मुझे फ़ौरन नौकरी की ज़रूरत है और अपने पैरों पे खड़ा होना है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। मैं इस बारे में बात अभी नहीं कर रही, ना मैं इस चीज़ के बारे में कंप्लीटली जो हूँ वो अगेंस्ट हूँ। फिर भी ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत फ़ोर्स्ड और ठूँसा हुआ लगता है कि बिला वजह हर ड्रामे में हर वक़्त एक ही बात हुए चली जा रही है। यहाँ लव स्टोरी थी, एक लव ट्रायंगल था, उसकी बात हो रही थी, आप प्यार-मोहब्बत से ड्रामे को ख़त्म करते, किस्सा ख़त्म करते, बिला वजह की एक की ज़रूरत नहीं थी। उसकी वजह से सारा एक तो इसकी डायलॉग डिलीवरी लड़की जो है दुर्र-फिशा खातून, लड़की तो नहीं कहना चाहिए, अच्छी-बड़ी औरत है, अच्छी उम्र की, लेकिन चलें ज़ुल्फ़िशा सलीम जो हैं, इनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ख़राब है और उर्दू शायद उनकी इसलिए ख़राब है कि वो कहेंगी कि मैं तो अमरीकी हूँ या जो भी हूँ बहरहाल, तो इसलिए उनकी उर्दू ख़राब है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उर्दू ड्रामे में ऐसे लोगों को कास्ट क्यों कर लेते हैं और अगर कास्ट कर लेते हैं तो उनको थोड़ी-सी ट्रेनिंग करा दें कि वो बेहतर तरीके से डायलॉग बोले। जैसे वो मलकियत और जमा-जमा के, चमला-चमला के बोल रही थी, तो शक्ल कितनी भी अच्छी हो, डायलॉग डिलीवरी बहुत ख़राब है और एक्टिंग इनको बिल्कुल नहीं आती। ड्रामे इनको किस्मत से अच्छे मिल गए हैं, शायद अच्छी शक्ल की वज़ह से ड्रामे इनको मिल गए हैं, तो इन्होंने वो ड्रामे कुछ कर लिए हैं जो कि लोग कह रहे हैं कि मशहूर हो गए, लेकिन बहरहाल ये हमेशा इसी किस्म की अजीबो-गरीब ड्रामों के अंदर आती हैं। अजीबो-गरीब ही हरकतें कर रही होती हैं। इनका मुझे ड्रामा याद है दानिश तैमूर के साथ था, कैसी तेरी खुदगर्ज़ी या कुछ था, उसमें भी अजीबो-गरीब इनका किरदार था। ख़ैर इस वक़्त हम वो ड्रामा डिस्कस नहीं कर रहे। साँवल यार पिया करना है। तो ओवरऑल इस ड्रामे में अगर कोई स्टार था तो वो साँवल था और उसके बाद आई थिंक निसारा, जो निसार चर्ची था। हालाँकि उसकी भी थोड़ी-सी गर्दन जो टेढ़ी कर रखी थी, थोड़ा-सा वो चीज़ ओवर लग रही थी, लेकिन बहरहाल साकिब समीर आई थिंक नाम है उनका, तो बहुत अच्छी एक्टिंग हर ड्रामे के अंदर वो करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी इसके अंदर और अक्सरियत मैस उनका ही फैलाया हुआ था क्योंकि वो पिन कर रहे थे, जहाँ मूसा ज़रा-सा ठंडा हो रहा था, वहाँ वो उसको थोड़ा-सा पिन कर रहे थे। तो ओवरऑल ड्रामा बड़ा फ़िल्मी स्टाइल का ड्रामा था। अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक को साइड में कर दें, तो ड्रामा अच्छा था। एक बात ये भी है इसके अंदर कि जो डीसी साउथ बने हुए थे कामरान जिलानी और उनकी बेगम, उनको ड्रामे में से अचानक से गायब कर दिया। ऐसा कि आखिरी किस्त में भी उनका कोई रोल नहीं था। एक्चुअली ये दिखाना चाहिए था कि उनका कोई शुक्रिया-वुक्रिया अदा किया जा रहा है या वो कहीं सैड हैं या वो टाटा बाय-बाय करके कहीं जा रहे हैं। उनको एकदम से स्किप कर दिया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्चुअली हेल्प की है साँवल की और पिया की, हर एंगल के अंदर। तो एक्चुअली ये ड्रामा जो था लव ट्रायंगल नहीं था, बल्कि लव चौकोर था, लव स्क्वायर था। और इसके अंदर चौकोरियत के अंदर एक कोने के ऊपर जो सस्सी जी थी वो भी खड़ी हुई थी, जिनको इन्होंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं, तो यही है कि आप इसकी जो सेकंड लास्ट एपिसोड है, उससे पहले वाली 4-5 एपिसोड्स ना देखें, तो आपको ड्रामे में बुराइयाँ नज़र नहीं आएँगी। लेकिन अगर आप जो है वो इस ड्रामे को इस नियत से देखेंगे, मैं पूरा देखूँ एक-एक किस्त, तो आप एंड तक जाते-जाते बोर हो जाएँगे। इतना बोर हो जाएँगे कि आप आखिरी किस्त में भी फिर कीड़े निकालेंगे, लॉजिक तलाश करेंगे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है।